हेलो दोस्तों। तो क्या आप भी साइंस देखते ही सोचने लगते हैं, अरे यार ये तो आइंस्टीन की दुनिया है भैया, हमसे ना हो पाएगा। तो भैया टेंशन लेने का नहीं, स्टडी विद सुशील पे आए हो तो यहाँ साइंस को भी हम चुटकियों में नचाएंगे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 50 सवाल जो बार बार एग्जाम में आते हैं, यूपीएससी से लेकर यूपीपीसीएस, एसएससी से लेकर पेट तक। तो साइंस के लिए ये धमाकेदार क्वेश्चन आपको एक लेवल ऊपर ले जाएंगे। और हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि साइंस बोरिंग है तो भैया इस वीडियो के एंड तक, ये तो आप साइंटिस्ट बन जाओगे या साइंस से प्यार हो जाएगा। क्योंकि ये सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, ये है आपके सपनों की सीढ़ी, और सीढ़ी चढ़नी है तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, ब्लैक होल क्या है? देखिए, ब्लैक होल जो है एक खगोलीय पिंड है जिसकी गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति है वो इतनी अधिक होती है कि उसके अंदर से प्रकाश भी बाहर नहीं आ सकता। और इसका निर्माण तब होता है जब बहुत ही विशाल तारा जो है अपने जीवन के अंत में जो है सुपरनोवा विस्फोट के बाद सिकुड़ जाता है। तो ब्लैक होल से अगर हम रिलेटेड कुछ चीजें आपको बताएं तो ब्लैक होल को सबसे पहले जो है सैद्धांतिक रूप से जॉन मिसेल ने जो है समझाया था। और इसका सबसे पहला प्रत्यक्ष चित्र जो है वो 2019 में इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप द्वारा लिया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, डीएनए जो है एक आनुवांशिक पदार्थ है, एक जेनेटिक मटेरियल है जो जीवों की कोशिकाओं में पाया जाता है। और यह आनुवांशिक सूचनाओं को जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करता है। और डीएनए की आप जानते हैं डबल हेलिक्स संरचना होती है, जिसे जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने जो है 1953 में खोजा था। और डीएनए में अगर हम बात करें तो 4 नाइट्रोजन क्षारों से बना होता है, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजनस बेसेस। अब उसमें कौन कौन से वो 4 नाइट्रोजन क्षार हैं, तो वो है एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, है ना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? देखिए, ओजोन परत जो है ये वायुमंडल की समतापमंडल या स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। और यह 3 ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बनी होती है, जिसको हम बोलते हैं O3। अगर हम बात करें इसके काम की कि ओजोन परत करता क्या है, तो ये सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं इसको एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि वे पृथ्वी की सतह पर ना पहुंच सके, है ना। क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट रेज इतनी खतरनाक होती हैं कि इससे आपको त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। लेकिन मैं कुछ और फैक्ट अगर आपको बता दूं तो जो ओजोन परत है इसका डिप्लीशन जो होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे रसायनों के कारण होता है ना, सीएफसी आप जानते हैं। और 1987 में जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया, जिससे कि हम जो है ओजोन परत की सुरक्षा के लिए वैश्विक प्रयास शुरू कर सकें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फिजन की प्रक्रिया में क्या होता है? देखिए, आप सभी जानते हैं और आपने पढ़ा भी होगा अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो। लेकिन नाभिकीय संलयन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो हल्के तत्वों जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटीरियम और ट्राइटियम के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक जिसे बोलते हैं हीलियम बनाते हैं। और इस प्रक्रिया में जो है बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है ना। और अगर हम बात करें कि यह वही प्रक्रिया है जो सूर्य और तारों में ऊर्जा पैदा करने का काम करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का उपयोग निम्न में से किस क्षेत्र में किया जा रहा है? देखिए, आप सभी जानते हैं आजकल एआई टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। और जो एआई है एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कंप्यूटर और मशीनें मानव जैसी सोच सीखने, निर्णय लेने और समस्या सुलझाने की क्षमता प्राप्त करती हैं। और आजकल एआई का प्रयोग जो है अलग अलग क्षेत्रों में भी हो रहा है, जैसे अगर हम बात करें स्वास्थ्य सेवाएं, एग्रीकल्चर, रक्षा क्षेत्र, है ना। तो इन सभी में जो है आपकी एआई का उपयोग किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एमआरएनए वैक्सीन की विशेषता क्या है? तो जो एमआरएनए वैक्सीन है इसका तो फुल फॉर्म होता है एमआरएनए का मैसेंजर आरएनए वैक्सीन।
तो ये एक नवीनतम और प्रभावशाली वैक्सीन तकनीक है जो कोविड 19 के दौरान जो है व्यापक रूप से प्रयोग में लाई गई थी। और अगर हम बात करें कि ये कैसे काम करती है, तो ये शरीर में एमआरएनए मतलब होता है सूचना देने वाला एक अणु है, को इंजेक्ट कर दिया जाता है। और एमआरएनए शरीर की कोशिकाओं को एसएआरएस कोव 2 वायरस के स्पाइक प्रोटीन बनाने की सूचना देता है ना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए चंद्रयान 3 जो है ये भारत का तीसरा चंद्र मिशन है, जिसे इसरो ने जो है 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया था। इसरो की बात करें तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। बात करें हम इसके कुछ मुख्य उद्देश्य की, तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास एक सॉफ्ट लैंडिंग करना था चंद्रयान 3 का मिशन, और विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को चंद्रमा की सतह पर उतार कर वैज्ञानिक प्रयोग करना, है ना? अगर हम कुछ इसके महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें, तो भारत जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया था, और मिशन पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित था। और इससे भारत की जो अंतरिक्ष तकनीक में आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ी थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? देखिए आप सभी जानते हैं जो यकृत है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और जिसका वजन जो है लगभग 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। और यह शरीर में 500 से अधिक कार्यों में भाग लेता है, जिनमें अगर बात करें कि यकृत किन किन कार्यों में भाग लेता है, तो आप जानते हैं कि पाचन के लिए जो है ये पित्त रस या बाइल जूस का निर्माण करता है, और शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको निष्क्रिय कर देता है। साथ ही में ये जो है ग्लाइकोजन के रूप में जो है ऊर्जा का भंडारण करता है, और प्रोटीन संश्लेषण और रक्त के थक्के बनने में भी ये सहायक है। साथ ही विटामिन और खनिजों का भी ये भंडारण करता है। देखिए इसके अलावा अगर हम बात करें अग्न्याशय पैनक्रियाज, तो इसको हम लोग मिश्रित ग्रंथि या मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं, जो कि अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथियों से बना होता है। और थायराइड ग्लैंड की बात करें तो थायरॉक्सिन हार्मोन बनाता है ये थायराइड ग्लैंड, है ना? और आपकी एक ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड, जो कि एड्रेनलिन हार्मोन बनाती है, जो कि आज जैसे आप कुछ लोग तनाव में रहते हैं तो ये तनाव प्रक्रिया में सहायक होता है एड्रेनलिन हार्मोन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य के रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? देखिए आप सभी जानते हैं कि जो मनुष्य का रक्त है उसका लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, और हीमोग्लोबिन एक प्रकार का जो है आयरन युक्त प्रोटीन है, जो कि लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है आरबीसी में। और यह फेफड़ों से ऑक्सीजन को जो है शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का भी काम करता है। आप सभी जानते हैं कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है लगभग 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन जो है वहन कर सकता है। बात करें अगर हम मनुष्य के सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर की, तो पुरुषों में 13.5 और महिलाओं में 12 पॉइंट तक जो है ये पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसका मात्रक है? देखिए प्रकाश वर्ष जो है ये अंतरिक्ष विज्ञान, जिसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी में प्रयोग होने वाली दूरी की इकाई है, और यह वह दूरी है जो प्रकाश के 1 वर्ष में निर्वात में तय किया जाता है। और एक प्रकाश वर्ष जो है ये बराबर होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर, है ना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। साथ ही मैं बता दूं कि तारों, आकाशगंगाओं और अन्य खगोलीय वस्तुओं की दूरी को जो है मापने के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप जानते हैं हमारा जो निकटतम तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ये पृथ्वी से लगभग 4.24 प्रकाश वर्ष दूर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम के दो मुख्य भाग कौन से हैं? देखिए तंत्रिका तंत्र जो है ये मानव शरीर का एक ऐसा सिस्टम है जो शरीर के विभिन्न अंगों और मस्तिष्क के बीच जो है सूचनाओं को संचरित करता है ना? इसके मेन 2 पार्ट्स होते हैं, आप सभी को पता है, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें जिसे हम बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तो इसमें मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड से बना होता है ना? और यह शरीर के समन्वय, सोच, भावनाओं और नियंत्रण का एक केंद्र है।
जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको हम बोलते हैं परिधि तंत्रिका तंत्र, तो ये जो तंत्रिका तंत्र है ये सीएनएस को शरीर के बाकी भागों से जोड़ता है और इसमें तंत्रिकाएं जो हैं शामिल होती हैं जो संवेदी और मोटर संदेश भेजती हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? देखिए नवीकरणीय ऊर्जा आप जानते हैं ये ऊर्जा के एक ऐसे स्रोत होते हैं जो प्राकृतिक रूप से जो है पुनः जो है इनका उपयोग किया जा सकता है, ये समाप्त नहीं हो सकते। इनमें अगर हम बात करें जैसे सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा पृथ्वी पर कभी समाप्त नहीं हो सकती है ना, इससे प्रचुर और स्थायी ऊर्जा जो है प्राप्त की जा सकती है। जैसे बात करें अगर हम सूरज की ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के लिए हम लोग सोलर पैनल का यूज करते हैं। साथ ही पर्यावरण के लिए साफ सुथरी ऊर्जा है ये, और जिससे प्रदूषण बिल्कुल कम होता है ना। और भारत की नवीकरणीय ऊर्जा नीति जो है ये स्वच्छ ऊर्जा मिशन और पर्यावरण संरक्षण के विषय में सबसे प्रमुख है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? तो जो स्पीड ऑफ लाइट है वो निर्वात में लगभग अगर हम बात करें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड माना जाता है, और यह ब्रह्मांड में ज्ञात सबसे तेज गति है। प्रकाश की जो यह गति है समय और दूरी के मापन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना। तो और अगर हम बात करें कि विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों में से जो है एक है, जो कि भौतिकी विज्ञान में ऐसे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर में लाल रक्त कणिका आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? आप सभी जानते हैं कि हमारे ब्लड में जो हमारे ब्लड के कंपोनेंट्स हैं वो चार हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। तो जो आरबीसी है ये शरीर में ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के सभी ऊतकों तक पहुंचाने का काम करती है, और आप जानते हैं कि इनमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन को जो बांधे रखता है और रक्त में ऑक्सीजन को जो है ये वहन करता है। और आरबीसी की उपस्थिति और उनका सही कार्य जो है ये शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होता। आप सभी जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये कोशिका का एक अंग है जहां से ऊर्जा का उत्पादन होता है, और ऊर्जा का जो उत्पादन होता है वो एटीपी के फॉर्म में होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है ना, क्योंकि ये कोशिका की ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये ऑक्सीजन की सहायता से ग्लूकोज को ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, है ना। ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन जो है आपकी जो है ऊर्जा का निर्माण होता है, और ये सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी का कौन सा हिस्सा मुख्य रूप से चट्टानों और खनिजों से बना है? देखिए जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है इसको हम बोलते हैं क्रस्ट या भूपरपट्टी, और ये जो है सबसे बाहरी ठोस भाग होता है जो कि चट्टानों और खनिजों से बना होता है। यह पृथ्वी की सतह का एक हिस्सा है जहां पर हम रहते हैं, और क्रस्ट के नीचे मेंटल और फिर उसके नीचे कोर होता है। और क्रस्ट की जो मोटाई होती है वो विभिन्न जगहों पर जो है अलग अलग होती है, और इसकी अगर हम औसतन मोटाई की बात करें तो वो 5 से 70 किलोमीटर तक होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? देखिए इम्यून सिस्टम आप जानते हैं कि शरीर की एक प्रणाली है जो बैक्टीरिया, वायरस और अन्य हानिकारक जीवाणुओं से जो है लड़ने में सहायक है, और ये वाइट ब्लड सेल्स और एंटीबॉडीज के माध्यम से जो है शरीर के रोगों से बचाती है। आप जानते हैं कि हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी है जो कि बैक्टीरिया, वायरस से लड़ने में सहायक है, और प्रतिरक्षा प्रणाली जो है ये स्वस्थ शरीर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जल चक्र या वाटर साइकिल में वर्षा किस प्रक्रिया का हिस्सा है? देखिए जल चक्र जो है ये प्रकृति में जल के सतत संचरण की एक प्रक्रिया है, और वर्षा को संघनन कहते हैं। आप सभी जानते हैं जो वर्षा होती है वो प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में होती है, जिसमें जल वाष्प के रूप में बादलों से जो पृथ्वी पर पानी का गिरना होता है। और वाष्पीकरण की बात करें तो वाष्पीकरण में जल सतह से वाष्प के रूप में बनता है। कंडेंसेशन की बात करें तो कंडेंसेशन में जलवाष्प बादलों में बदल जाता है, और ट्रांसपिरेशन में पौधे जलवाष्प जो है छोड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा गैस ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए प्रमुख है? सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला ये प्रश्न है कि ग्रीन हाउस पहले तो होता क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या? देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी के वातावरण में कुछ गैसें, जिनको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसें, ये सूर्य से आने वाली गर्मी को जो है बढ़ाती हैं। आप जानते हैं इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प मुख्य ग्रीन हाउस गैसें हैं। अगर CO2 का स्तर बढ़ता है तो आप जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग की समस्या होती है, जो कि पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के लिए बहुत ही खतरनाक है ना? और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये पृथ्वी के वायुमंडल के प्रमुख घटक हैं, लेकिन ये ग्रीन हाउस प्रभाव में प्रमुख भूमिका नहीं निभाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जल का पीएच मान सामान्यतया कितना होता है? देखिए, जल का जो पीएच मान होता है वो न्यूट्रल होता है, और आप जानते हैं कि अगर पीएच मान 7 है तो वो न्यूट्रल होता है। और अगर पीएच मान 7 से कम है तो कोई भी चीज जो है अम्लीय होती है, और अगर पीएच मान 7 से ज्यादा है तो कोई भी चीज क्षारीय होती है। आप जानते हैं कि पीएच स्केल में 0 से लेके 14 तक रीडिंग होती है, और 0 जो है ये सबसे प्रबल अम्ल को दर्शाता है, और आपका 14 ये प्रबल क्षार को दर्शाता है। तो जो आपका जल है उसका पीएच मान 7 होता है, अर्थात पानी जो है ये उदासीन होता है, ना तो अम्लीय ना ही क्षारीय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? देखिए, ये तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है और आपको पता भी होना चाहिए। ये आप क्लास 6 7th में आपने पढ़ा भी होगा कि पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 78% जो है नाइट्रोजन गैस होती है, जो सबसे प्रचुर गैस है, मतलब प्रचुर मात्रा में है। उसके बाद अगर हम बात करें ऑक्सीजन, ये लगभग 21% होती है। फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड, फिर हीलियम, फिर नाइट्रोजन, सॉरी हीलियम, ये सभी आपकी गैसें हैं जो कि वायुमंडल में उपस्थित हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी उत्पन्न करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलने के लिए पवन टरबाइन का उपयोग किया जाता है। आप जानते हैं कि जो ऊर्जा है या हमको ऊर्जा बनाना है तो इसके लिए एक यंत्र उपयोग किया जाता है, टरबाइन। आपने जैसे सुना होगा कि जो सॉरी जो जल ऊर्जा है, जो कि जल से हम बनाते हैं, तो ये एक टरबाइन होता है जिससे कि उस पे जो पानी है वो बहुत तेजी से इस टरबाइन पर गिरता है, और टरबाइन तेजी से घूमता है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ना? तो ये पवन टरबाइन जो है ये पंखे की तरह घूमता है ना? जिससे टरबाइन का जो रोटर है वो भी घूमेगा और जनरेटर में विद्युत उत्पन्न होती है। यह एक स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। जैसे कि अगर हम बात करें सौर पैनल, तो सौर पैनल जो है वो सौर ऊर्जा के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है ना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा अंग मानव शरीर में पाचन की शुरुआत करता है? भैया, इससे सरल क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। और अगर आपको ये नहीं पता है तो भाई साहब आप पढ़ना छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी छोड़ दीजिए। अब हमारा पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो भगवान ने हमको बहुत कुछ दिया है, धन है, दौलत है, शोहरत है, लेकिन हमारे पास मुंह है। और मुंह का काम सिर्फ बोलना नहीं होता है, मुंह का काम जो होता है वो खाने का भी होता है। हम अक्सर दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो मानव शरीर में जो पाचन की शुरुआत ही होती है वो मुख से होती है। और दांत क्या करते हैं? दांत को भोजन भोजन को चबाते हैं, फिर हमारे मुंह में सलाइवा बनता है, और सलाइवा में होता है सेलेवरी एमाइलेज, जो कि भोजन में उपस्थित स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस में उपयोग की जाती है? तो देखिए, फोटोसिंथेसिस है क्या? तो जो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, वो अपना जो खाना है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण होता क्या है कि इसमें जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो जल और कार्बन डाइऑक्साइड तथा क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में ही अपना भोजन बनाते हैं, है ना? तो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। और इस प्रक्रिया में जो है पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं, और कौन सी गैस छोड़ते हैं सबको पता है? ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। बाकी नाइट्रोजन और हीलियम का जो है इस प्रक्रिया में कोई भी काम ही नहीं है भैया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा अंग मानव शरीर में रक्त को पंप करता है?
तो पंपिंग ऑर्गन की बात कर रहा है ना। आप जानते हैं कि भैया पंपिंग ऑर्गन कौन है। तो हमारे शरीर में जो हमारा दिल है या हमारा जो हृदय है, वो एक पंपिंग ऑर्गन है जो कि मांसपेशी युक्त बना होता है। और किस मांसपेशी से बना होता है तो आपको पता होना चाहिए, कार्डियक मसल या हृदय मांसपेशी से बना होता है ना। और जब ये हमारा हृदय जो है पंप करता है तो ये रक्त को जो है शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है ना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर में हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो आप जानते हैं कि विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। और विटामिन डी की कमी से जो है हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिससे रिकेट्स जैसी बीमारियां हो सकती हैं। और विटामिन ए और सी भी जो है ये शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम हड्डी की बात करें तो हड्डियों के लिए विटामिन डी सबसे जरूरी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है। तो थोड़े कुछ ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस आ गए हैं, तो इफ़ यू डोंट माइंड कि आप जो है सोच रहे होंगे ज्योग्राफी में पढ़ा रहा हूँ, नहीं, ये बेसिकली साइंस के ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन एक दो ज्योग्राफी के आ गए हैं, तो कोई बात नहीं, चलिए पढ़ लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है। देखिए आप सभी जानते हैं जो जुपिटर है, बृहस्पति, ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और इसका आकार और जो द्रव्यमान है वो सभी ग्रहों से काफ़ी ज़्यादा है, समझे। और पृथ्वी, मंगल और शुक्र जो हैं इसके मुकाबले काफी छोटे ग्रह हैं। और ये जो जुपिटर ग्रह है ये गैसों का बना एक ग्रह है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्युत धारा के प्रवाह का मात्रक क्या है, यूनिट क्या है। तो विद्युत धारा का जो मात्रक है वो है एम्पियर। तो हम विद्युत धारा को किससे मेजर करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, एम्पियर से। और ये बताता है कि किसी चालक के माध्यम से प्रति सेकंड कितनी मात्रा में जो है चार्ज प्रवाहित हो रहा है। और वॉट बात करें तो शक्ति की इकाई है, जबकि वोल्ट की बात करें तो वोल्टेज की इकाई है। और ओम जो है ये प्रतिरोध की इकाई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रकाश का वेग या स्पीड ऑफ लाइट शून्य वायुमंडल में लगभग कितना होता है। देखिए इससे पहले अभी हमने चर्चा की थी कि जो प्रकाश का वेग होता है वो होता है लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और प्रकाश की गति के बिना जो है आधुनिक भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स की कल्पना भी नहीं की जा सकती है ना। और इसे हम सी से दर्शा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाए जाने वाला खनिज कौन सा है। देखिए पृथ्वी की सतह पर जो सबसे अधिक पाया जाने वाला खनिज है वो है क्वार्ट्ज, और यह सिलिका का रूप है और चट्टानों का सबसे मुख्य कंपोनेंट है। आप जानते हैं डायमंड जो होता है ये बहुत ही दुर्लभ है। और पोटेशियम की बात करें तो ये एक केमिकल एलिमेंट है। साथ ही में आयरन जो है पृथ्वी की संपूर्ण संरचना में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन अगर हम सतह पर बात करें तो क्वार्ट्ज अधिक जो है पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस गैस को हरित ग्रह गैस कहा जाता है जो जलवायु परिवर्तन में मुख्य भूमिका निभाती है। देखिए अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है और इसमें कौन कौन सी गैस शामिल हैं। तो आप जानते हैं कि मीथेन, साथ में और भी गैसेस मैंने आपको बताई थी। तो मीथेन एक शक्तिशाली हरित ग्रह गैस है जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक गर्मी को रोकने की क्षमता रखती है। और यह मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन और जैविक अपशिष्ट से निकलती है। और मीथेन जो है ये जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है ये वायुमंडल के प्रमुख घटक हैं। लेकिन हरित ग्रह प्रभाव में इनकी कोई वैसी भूमिका नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा तत्व कौन सा तत्व पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। देखिए पृथ्वी की क्रस्ट में जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है वो है ऑक्सीजन, जो कि लगभग 46% पाया जाता है। फिर सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन जो है लगभग 28% होता है, जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर सिलिकेट खनिज बनाता है। और साथ में एल्यूमिनियम और लोहा भी जो है महत्वपूर्ण है, लेकिन इनकी जो मात्रा है वो ऑक्सीजन और सिलिकॉन से थोड़ा कम होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस प्रक्रिया द्वारा पौधे सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके भोजन बनाते हैं? जी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो हरे पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं, जिनमें उनके लिए जो रिक्वायरमेंट चार चीजें होती हैं वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जल और आपका जो है प्रकाश, लाइट और क्लोरोफिल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस टिश्यू या ऊतक का मुख्य कार्य शरीर में पानी और खनिजों का परिवहन करना होता है? देखिए अगर हम बात करें पानी और खनिजों के ट्रांसपोर्टेशन की, तो मेनली जाइलम फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड मिनरल्स, है ना, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो बेसिकली जाइलम जो है वो पौधों में पानी और खनिजों को और कहाँ से ट्रांसपोर्ट करता है? जड़ से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, है ना। और साथ ही में फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड। ये भोजन को ट्रांसपोर्ट करता है कहां से? पत्तियों से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जाइलम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जल चक्र में पानी का वाष्पीकरण मुख्य रूप से किससे होता है? देखिए जल चक्र में पानी का जो अधिकांश वाष्पीकरण है वो महासागरों से होता है, क्योंकि महासागर जो है पृथ्वी की सतह का लगभग 70% हिस्सा ढके हुए हैं। और वाष्पीकरण से पानी वायुमंडल में जाकर बादलों का निर्माण करता है और नदियों और झरनों के जो जल प्रवाह में योगदान देता है। लेकिन वाष्पीकरण की मात्रा जो है महासागर की तुलना में कम होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? देखिए मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है, आप सभी जानते हैं कि त्वचा। त्वचा जो है ये मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, जो शरीर की सतह को कवर किए रहता है और शरीर को जो बाहरी क्षति या रोगाणुओं से सुरक्षा या टेम्परेचर रेगुलेशन और संवेदना प्रदान करता है। जबकि यकृत की बात करें तो यकृत भी शरीर का सबसे बड़ा अंग है, लेकिन त्वचा से आकार और क्षेत्रफल में छोटा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा होता है? तो मानव शरीर में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, आप सभी जानते हैं, शायद मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कि मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है ये मानव शरीर में ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत है ना। आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट और फैट जो हैं ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। और ये किन किन चीजों में पाया जाता है? तो आप जानते हैं कॉर्न हुआ, आपका राइस हुआ, है ना, ग्लूकॉन डी हुआ, तो इन सभी में जो है कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त के जमाव या ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है? देखिए विटामिन के जो है ये शरीर में रक्त के सॉरी, शरीर में रक्त के जमाव के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है, जो चोट लगने पर रक्त बहाव को जो है रोक देता है। और विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए जो है ये दृष्टि और त्वचा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जबकि विटामिन बी 12 जो है ये रक्त निर्माण और तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक है। साथ ही में विटामिन सी जो है ये इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और घावों को भरने में भी मदद करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा तत्व विद्युत चालक है, मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है? तो इनमें से आप जानते हैं लकड़ी, प्लास्टिक और कांच ये विद्युत के चालक नहीं है, जबकि कुचालक हैं। और विद्युत का जो सुचालक है वो आपका है तांबा। और ये तांबा जो है एक उत्कृष्ट विद्युत चालक है और इसे विद्युत तारों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है ना। और तांबे की चालकता के कारण जो है यह विद्युत उपकरणों और उद्योगों में जो है सबसे ज्यादा उपयोगी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर में रक्त किस अंग द्वारा निर्मित होता है? तो मानव शरीर में जो रक्त है वो आपके बोन मैरो के द्वारा बनता है। देखिए बोन मैरो जो है ये मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं, जिनको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, इन सभी का निर्माण करता है। और ये जो है हार्ट, दिल जो है, दिल की बात करें तो आपको पता है ये एक पंपिंग ऑर्गन है। और यकृत जो है ये रक्त के कुछ घटकों का भंडारण करता है। और साथ ही में रक्त का जो निर्माण है वो मेनली बोन मैरो में ही होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को क्या कहा जाता है?
देखिए, सूक्ष्म जीवों के जो अध्ययन को जिनमें हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं, उसे माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। और माइक्रोबायोलॉजी जो है ये विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, वायरस, कवक और प्रोटोजोआ का अध्ययन करते हैं। जबकि जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान जो है इसमें हम जीवों के बारे में पढ़ते हैं। और कोशिका विज्ञान की बात करें तो कोशिका विज्ञान में हम कोशिका की संरचना और उसके कार्यों का अध्ययन करते हैं। जबकि आनुवांशिकी विज्ञान में आनुवांशिकी पदार्थ और वंशानुगत लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, द्रवों में दाब किस यंत्र से मापा जाता है? देखिए, अगर हम दाब की बात करें तो पाइजोमीटर जो है एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग द्रवों में दाब मापने के लिए किया जाता है, खासकर पाइपों और टैंकों में, है ना। और बैरोमीटर की बात करें तो बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब को मापते हैं, जबकि थर्मामीटर से जो है तापमान को मापा जाता है। और हाइड्रोमीटर जो है ये द्रव की सापेक्ष घनत्व को मापते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूध को उबालने पर उसमें कौन सा परिवर्तन होता है? देखिए, आप सभी ये रेगुलर घर पे आप देखते भी होंगे कि जब हम दूध को उबालते हैं तो उसमें फिजिकल चेंजेस आता है। जैसे उसका जब तापमान बढ़ेगा और उसकी जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। मतलब मेनली उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होगा लेकिन उसकी रासायनिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यह परिवर्तन जो है अस्थायी होता है। दूध ठंडा होने पर फिर से अपनी जो है पूर्व स्थिति में आ जाता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में अगर हम बात करें कि तब होगा जब आपका दूध फट जाए या उसमें खटास आ जाए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? देखिए, मनुष्य की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है लीवर, यकृत। और जो यकृत है ये पाचन में सहायता करता है, साथ ही में पित्त रस बनाता है और विषैले पदार्थों को भी हटाता है ना। और ऊर्जा को भी संग्रहित करता है। जबकि अगर हम बात करें अग्न्याशय की तो अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है जो कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन से बनी है। जबकि थायराइड की बात करें और अधिवृक्क ग्रंथि ये जो है हार्मोन स्रावित करने वाली छोटी ग्रंथियां हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का उपयोग किस रूप में किया जाता है? देखिए, जो क्लोरीन का उपयोग है वो जल को शुद्धिकरण करने के लिए किया जाता है। और जो क्लोरीन है ये एक ऑक्सीकारक के रूप में काम करता है। और यह जो है बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवों को मारकर जो है पानी को रोगाणु रहित बनाता है ना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य के शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? देखिए, इससे पहले कई बार मैंने इस पे आपको बताया है कि जो हीमोग्लोबिन है वो एक प्रोटीन है जो कि लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। और इसका जो मुख्य कार्य है वो फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना है और साथ ही में कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। और हीमोग्लोबिन जो है ये शरीर के लिए आवश्यक गैसों के आदान प्रदान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं तो आपको याद कर लेना है, क्योंकि रिपीटेड भी कुछ क्वेश्चंस हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं भूलने हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्युत धारा के प्रभाव से चुंबकत्व उत्पन्न करने की खोज किसने की थी? देखिए, एक व्यक्ति थे जिनका नाम है हंसर क्रिश्चियन ऑस्टेड ने जो है 1820 में यह खोज की कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और यह खोज जो है विद्युत और चुंबकत्व के अध्ययन की जो है नींव बन गई। अगर हम बात करें फैराडे की तो फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कौन सी क्रिया है? तो आप जानते हैं कि जो सूर्य में ऊर्जा का जो स्रोत है या ऊर्जा जो है ये किस क्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है? तो आप जानते हैं सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन होता क्या है कि इसमें चार हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर चार हीलियम के नाभिक मिलकर हाइड्रोजन के एक नाभिक का निर्माण करते हैं, जिससे बहुत ही अधिक मात्रा में जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है। और यह प्रक्रिया जो है उच्च ताप और दबाव पर सूर्य के केंद्र में होती है।
जबकि नाभिकीय विखंडन की बात करें तो नाभिकीय विखंडन का जो प्रयोग है वो परमाणु रिएक्टरों में होता है, सूर्य में यह नहीं होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? देखिए ये भी क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया कि जो प्रकाश वर्ष है लाइट ईयर वह दूरी का मात्रक है ना, और यह लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होती है। और खगोलीय दूरी को मापने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। और देखिए इससे समय को नहीं मापा जाता है, आप लोग ये दिमाग में न रखें कि इसको जो है समय को मापा जाता है, तो ये खगोलीय दूरी मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रेडियो एक्टिविता की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की जो खोज है वो 1896 में हेनरी बेकरल ने की थी, जब उन्होंने पाया कि यूरेनियम लवण स्वतः ही विकिरण उत्सर्जित करते हैं। और बाद में मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने जो है इस क्षेत्र में आगे अनुसंधान किया और रेडियम व पोलोनियम की खोज की, है ना। और साथ ही में आइंस्टीन और नील्स बोर ने जो है परमाणु सिद्धांत और ऊर्जा समीकरणों पर काम किया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों सच बताऊं तो सफलता का जो रास्ता है वो कभी भी सीधा नहीं होता। कभी सिलेबस का बोझ होता है, कभी मॉक टेस्ट का दर्द, और कभी लोगों का वो कहना कि तू नहीं कर पाएगा। लेकिन ये दुनिया सिर्फ उन्हीं लोगों को याद रखती है जो हार के बाद भी मुस्कुराते हैं और फिर से मेहनत करते हैं। तो तुम्हारा एक एक पल, एक एक रात की पढ़ाई और एक एक बार क्वेश्चन सॉल्व करना, ये सब तुम्हारी कहानी लिख रहा है। तो अगर कभी भी थक जाओ तो याद करना कि आईएएस, पीसीएस या कोई भी एग्जाम सिर्फ किताबों से नहीं निकलता, निकलता है उस जुनून से जो कहता है मैं करके दिखाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा ताकि आपके सिलेक्शन को मैं एक कदम और आगे बढ़ा सकूँ। तो थैंक यू सो मच।